नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 22 मई 2026, दिन है शुक्रवार। अब बात करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा पूरी करके गुरुवार को दिल्ली लौट आए हैं। दौरे के अंतिम चरण में उन्होंने मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जहाँ भारत और इटली के संबंधों को विशेष स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने का फैसला किया गया। दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, AI, ऊर्जा और अंतरिक्ष समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई है। साथ ही 2029 की अगर बात की जाए तो वहां पर द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरे को भारत की वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में अहम बताया। अगली खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु में विजय कैबिनेट का विस्तार। टीवीके के 21 और कांग्रेस के 2 विधायकों ने ली शपथ। IUML VCK को नहीं मिली जगह। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का पहला बड़ा कैबिनेट विस्तार हुआ है। सरकार ने टीवीके के 21 और कांग्रेस के 2 विधायकों ने मंत्री पद पर शपथ ली। इसके बाद विजय सरकार ने मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है, जबकि मंत्रिमंडल में अभी भी 3 पद खाली पड़े हैं। सहयोगी दल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और VCK फिलहाल कैबिनेट में शामिल नहीं हुए, लेकिन दोनों दलों के एक मंत्री पद आरक्षित रखा गया है। सरकार उन्हें जल्दी शामिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं करीब 6 दशक बाद कांग्रेस तमिलनाडु की सत्ता में लौटी है, जिससे राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। अगली बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर बुजुर्ग महिला से हैवानियत करने वाले नसीम का 24 घंटे में हिसाब कर दिया गया। पुलिस ने पैर में मारी गोली। उत्तर प्रदेश के संभल में 60 वर्षीय दलित महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में नसीम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वारदात के करीब 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से बिना नंबर की बाइक, कब्जा और कारतूस बरामद किए गए। घटना चदोसी कोतवाली क्षेत्र की है, जहां 19 मई की रात को आरोपी भट्टे पर पहुंचा और चौकीदार को शराब लेने भेज दिया। इसके बाद उसने चौकीदार की बुजुर्ग पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। जब चौकीदार वापस लौटा तो महिला खून से लथपथ मिली। पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की और बुधवार रात को मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। ग्रीष्म अवकाश में दूसरे महाविद्यालयों की परीक्षाएं करवाने से इनकार। बरेली कॉलेज ने किए हाथ खड़े। रुहेलखंड विश्वविद्यालय और बरेली कॉलेज के बीच परीक्षाओं और गर्मी की छुट्टियों को लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। विश्वविद्यालय की ओर से 25 मई से गर्मी की छुट्टियां घोषित होने के बाद बरेली कॉलेज के प्राचार्य ने इस दौरान बाहरी महाविद्यालयों के छात्र और छात्राओं की परीक्षा अपने यहाँ संपन्न करने में असमर्थता जताई है। बरेली कॉलेज के प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल प्रोफेसर ओम प्रकाश राय की ओर से परीक्षा अनियंत्रण को लिखे गए पत्र के अनुसार कॉलेज केंद्र पर 16 अप्रैल से विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। ये जून के तीसरे सप्ताह तक चलने की संभावना है। 22 मई से विधि सम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी शुरू होने जा रही हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय के अन्य बाहरी महाविद्यालयों का परीक्षा केंद्र भी बरेली कॉलेज को बना दिया जाएगा। इन परीक्षाओं को कराने के लिए कॉलेज के सभी शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी अहम खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। द्विशा शर्मा, दीपिका नागर, अब अमरोह की पुष्पेंद्री आखिरी कॉल में बोली कि पापा ये लोग मुझे मार डालेंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोह में 19 वर्षीय नवविवाहिता पुष्पेंद्री देवी की संदिग्ध मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है। शादी के महज 3 महीने बाद पुष्पेंद्री अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली। मौत से कुछ घंटे पहले उसने अपने पापा को फोन करके कहा था कि पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज में 10 लाख रुपए की मांग को लेकर उसे पीड़ित किया जा रहा था। परिवार ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह मामला हाल ही के ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर और भोपाल की द्विशा शर्मा केस जैसी घटनाओं के बाद फिर से दहेज उत्पीड़न को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। डीएम तरनजोत सिंह के एक्शन से डरे चोर। नातौन ब्लॉक परिसर में लवारिस मिला गायब जनरेटर। कल मीडिया ने नातौन ब्लॉक से चोरी हुए सरकारी जनरेटर की खबर को बहुत खूब प्रकाशित किया।
खबर में यह सवाल उठाया गया कि कहीं ब्लॉक और अंचल के कर्मियों की मिलीभगत से जनरेटर को बेच तो नहीं दिया गया। खबर सामने आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम तरनजोत सिंह ने संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दे दिए। खबर का दबाव इतना बढ़ गया कि 5 दिनों से गायब जनरेटर अचानक नादौन ब्लॉक परिसर में लवारिस हालत में बरामद हो गया। इस घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि देर रात चोरों ने चोरी किया हुआ जनरेटर ब्लॉक परिसर में लाकर फेंक दिया। हालांकि जनरेटर मिलने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर के कई अहम पार्ट और पुर्जे जो है वो गायब बताए जा रहे हैं। इससे शंका जताई जा रही है कि जनरेटर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल के फलता में पूर्ण मतदान जारी कर दिए गए। सुबह 9 बजे तक 20% वोटिंग हो चुकी है। वेस्ट बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्ण मतदान जारी है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा बढ़ाते हुए केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां तैनात की हैं और हर बूथ पर 8 जवान मौजूद हैं। सुबह 9 बजे तक करीब 20% तक वोटिंग हो चुकी थी। 29 अप्रैल को हुई इस मतदान में गड़बड़ी के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया था। मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडे शांतिपूर्ण मतदान का दावा करते हुए जीत का भरोसा भी जता रहे हैं। अगली बड़ी और अहम खबर इंदौर से आ रही है, जहां पर दिल दहला देने वाली खबर सामने देखने को मिली। 13 साल की बच्ची का विवाह करवा दिया गया 42 साल के अधेड़ से। पुलिस ने दादा दादी पर एफआईआर दर्ज कर ली। इंदौर के रंगावास क्षेत्र में 13 वर्ष की नाबालिग बच्ची का विवाह करने का मामला सामने आया है। बच्ची के पिता नहीं है और उसके दादा ही 42 साल के अधेड़ व्यक्ति से शादी करवा दी गई। इस मामले में लड़की के दादा दादी सहित 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। महिला व बाल विकास विभाग की जांच में पता चला कि परिवार में रिश्तों और शर्तों के दबाव में चलते यह विवाह करवाया गया। रंगवासा निवासी बुजुर्ग दादा ने अपने पोते के लिए बहू लाने की शर्त पूरी करने के बदले में अपनी 13 वर्षीय पोती का विवाह 42 वर्षीय व्यक्ति से करवाने की तैयारी कर ली थी। 25 अप्रैल को होने वाले इस बाल विवाह को महिला व बाल विभाग की टीमों ने दोनों परिवारों की समझाकर रुकवा दिया था और परिवार ने शादी ना करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन बच्चे की शादी चुपचाप गुमचुप तरीके से करवा दी गई। उड़न दस्ता प्रभारी महेंद्र पाठक को पता चला कि बालिका के भाई की पत्नी ने शर्त रखी है कि यदि उसकी ननद यानी कि नाबालिग लड़की उसके चाचा की पत्नी होंगी तभी वह ससुराल आएंगी। इसके बाद परिवार ने बच्ची पर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया और बताया जा रहा है कि दादी ने भी नाबालिग को ससुराल जाने के लिए मजबूर किया और विरोध में जमकर उसकी पिटाई भी की। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ हादसा, कार और मैक्स वाहन की हुई भिड़ंत, बाल बाल बची सवारियां। बद्रीनाथ हाईवे पर सोलना पेट्रोल पंप के पास एक मैक्स वाहन और कार की आपस में भिड़ंत हो गई। मैक्स वाहन में बैठे सवारियों पर चोटें आई हैं, लेकिन भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार का अगला पहिया बाहर निकल गया, दरवाजा भी क्षतिग्रस्त हो गया, पर हादसे में सवारियों की जान बाल बाल बच गई। ये गनीमत रही। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पुलवामा हमले में मास्टरमाइंड का पीओके में खात्मा कर दिया गया। आतमी हमजा बुरहान को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। पुलवामा हमला के मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अज्ञात शख्स ने गोली मार दी। सूत्रों के मुताबिक हमले में इस आतंकी की मौत हो गई है। आतंकी हमजा बुरहान को पीओके के मुजफ्फराबाद में गोली मार दी गई। आतंकी हमजा बुरहान 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक था। ये शख्स पाकिस्तान में खुद को टीचर बताता था। दरअसल हमजा अपनी पहचान छिपाने के लिए एक स्कूल में प्रिंसिपल भी बना हुआ था। स्कूल से जुड़ा होना इसके लिए एक कवर का काम करता था। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जब आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया था और इस आतंकी हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पंजाब में मंडरा रहा है पेट्रोल और डीजल का संकट। एडवांस पेमेंट के बाद भी नहीं मिल रहा तेल, पंपों पर लग रही है लंबी कतारें। पंजाब में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई व्यवस्था को लेकर बड़ा संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। राज्य के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी सामने देखने को मिल रही है। कई पंपों पर बार बार ड्राई आउट जैसी स्थिति बनने से आम लोग, किसान और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों में चिंता बढ़ी हुई है। हालत को गंभीर बताते हुए पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर
तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पीपीडीएपी के प्रधान परमजीत सिंह दुआबा की ओर से भेजे गए इस पत्र में लिखा गया कि पंजाब में सार्वजनिक क्षेत्र में तेल कंपनियों के पंपों पर ईंधन रिप्लेसमेंट सिस्टम पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, जिससे ज्यादा परेशानी जो है HPCL और BPCL के पंपों को देखने को मिल रही है, जहां लगातार पेट्रोल और डीजल खत्म होने की शिकायतें मिल रही हैं। हालांकि IOCL की स्थिति अभी तक बेहतर बनी हुई है, लेकिन वहां भी सप्लाई दबाव बढ़ाने लगा है। डीलर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि डीलर पहले से एडवांस भुगतान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कैश एंड कैरी मॉडल के तहत समय पर उन्हें ईंधन नहीं मिल रहा। इससे पंप संचालकों को भारी आर्थिक और परिचालक संकट का सामना करना पड़ रहा है। पत्र में यह भी लिखा गया कि कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर सप्लाई में लगातार देरी हो रही है, जिससे स्टॉक बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। अचानक पीएम नरेंद्र मोदी का UAE दौरा। अब एक्सपर्ट बोले OPEC का कमजोर होना भारत के लिए अच्छा। होर्मुज बंद होने और ईरान अमेरिका जंग में दुनिया भर के लिए टेंशन पैदा करने के साथ साथ एक चेतावनी भी दी है, खासकर भारत जैसे देश के लिए जो एनर्जी आयात पर पूरी तरह से निर्भर है। यही कारण है कि भारत अब अपनी एनर्जी को लेकर कई तरह की रणनीतियों पर काम कर रहा है। अभी हाल ही में OPEC संगठन में तनाव देखा गया। इस संगठन ने UAE जैसे देश अलग होना चाहते हैं। ऐसे में भारत ने इस मौके को लपकते हुए UAE के साथ तेल और गैस की बड़ी डील की है। एक्सपर्ट का कहना है OPEC संगठन का कमजोर होना भारत के लिए अच्छा होगा। उन्होंने तेल की कीमतों के अलावा वर्ल्ड ऑर्डर पर भी बोलते हुए कहा कि कमजोर OPEC भारत के लिए अच्छा है। एनर्जी एक्सपर्ट्स नरेंद्र तनेजा ने बिजनेस टुडे टीवी से बात करते हुए कहा कि पिछले 3 सालों से ओपेक संगठन में तनाव दिख रहा है, क्योंकि संयुक्त अरब इमारत जैसे देशों ने अपनी खुद की समर्था विस्तार करने के बारे में विचार किया और ज्यादा तेल उत्पादन कर रहे हैं। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के विरोध में सोशल मीडिया पर शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से यह अकाउंट और पार्टी का नाम इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। सोशल मीडिया यूजर्स के बीच इसे लेकर लगातार बहस और मीम्स भी देखने को मिल रहे थे। हालांकि अकाउंट सस्पेंड किए जाने की वजह को लेकर भी एक्स की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। चौकी निर्माण के विरोध में उतरी महिलाएं, रुकवाया काम। पुलिस ने बबलू चौहान को हिरासत में लिया। PDDU नगर के चंदासी क्षेत्र में प्रसारित पुलिस चौकी निर्माण को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। बृहस्पतिवार को चौकी निर्माण कार्य शुरू होते ही स्थानीय लोगों और महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई और निर्माण कार्य रोक दिया गया। विरोध के दौरान घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी दामोदर खास पोखरे के पास चौकी निर्माण का विरोध किया गया था। बृहस्पतिवार को एक बार फिर से स्थानीय निवासी बबलू चौहान महिलाओं के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य को विरोध करना शुरू कर दिया, जब पुलिस ने बबलू चौहान को हिरासत में ले लिया। अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की। नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का प्रदर्शन, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। जमशेदपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी के उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ खुल के नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि नीट जैसी अहम परीक्षा में पेपर लीक की घटना से लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों का भरोसा टूट गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। परविंदर सिंह ने कहा कि मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।